हेलो बच्चों। बच्चे आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 18 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में जो केमिस्ट्री का पेपर हुआ था उसका मेमोरी बेस्ड पेपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है Na+ हैज़ आयनिक रेडियाई दिस। तो Na+ का रेडियस हमें दे रखा है कितना, रेडियस ऑफ Na+ गिवन है 1.02 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो Mg2+ और एल्यूमिनियम 3+ का क्या होगा ये हमसे पूछा है। तो देखो हमें एक चीज़ पता है कि अगर हम लोग बात करें फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी, पढ़ा होगा तुम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जितना ज़्यादा कैटाइनिक चार्ज बढ़ता जाता है उतना ही रेडियस कम होता जाता है। मतलब रेडियस ऑफ Na+ सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद Mg2+ और इसमें सबसे छोटा होगा रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम 3+। तो एग्जैक्ट डेटा तो हमें याद नहीं है कि क्या होगा Mg2+ और एल्यूमिनियम 3+ का रेडियस अगर Na+ का गिवन है 1.02, बट हम लोग रफ आइडिया लगा सकते हैं कि भाई जो Mg2+ का होगा 1.02 से छोटा होगा और एल्यूमिनियम 3+ का उससे भी छोटा होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली देखो ये ऑप्शन हमारा सबसे सही बैठ रहा है। ठीक है, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन नहीं लिखे हुए, पता नहीं चले, बट फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से हमारा सबसे सही बैठ रहा है, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। KMnO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन किया है। तो देखो KMnO4 के प्रेजेंस में जब भी हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं और हमारे बेंजीन के पास अगर बेंजाइलिक हाइड्रोजन होता है तो वो कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कार्बन कन्वर्ट हो जाता है COH ग्रुप में। तो देखो यहाँ पर ये तीनों हाइड्रोजन बेंजाइलिक हाइड्रोजन है ना, एटलीस्ट एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर एटलीस्ट एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन हुआ तो कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाता है, COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है हमें, थर्ड वाला ऑप्शन। तो सिंपल क्वेश्चन था ये वाला भी सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, कोई हमारे को कंपाउंड दिया है, उसके ग्रेडिएंट रिएजेंट से रिएक्शन करवाई तो हमें कुछ मिला, फिर लुकास रिएजेंट डाला तो इंस्टेंट टर्बिडिटी आई। पहली चीज लुकास रिएजेंट डाला है तो जो A होगा वो क्या होगा, हमें श्योर हो गए हम लोग कि जो A होगा वो क्या होगा, वो अल्कोहल होगा। ठीक है, इंस्टेंट टर्बिडिटी दे रहा है मतलब वो 3 डिग्री का ही अल्कोहल होगा। ठीक है, तो हमें एक चीज पता चल गई कि भैया वो तो 3 डिग्री का अल्कोहल है। अब 3 डिग्री का अल्कोहल कोई भी कंपाउंड अगर RMgX से रिएक्शन करता है तो 3 डिग्री का अल्कोहल देगा। अब पहले इस कंपाउंड के ऊपर स्टडी करते हैं, C8H8O। इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो DU, तो आई थिंक इसका DU आएगा C+1 9 माइनस H+X माइनस N/2 9 - 4 5। तो देखो एक तो इसमें बेंजीन रिंग तो होगा ही होगा, कभी भी इतना बड़ा कार्बन हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर हो और DU बहुत ज्यादा आ रहा हो तो एक तो बेंजीन बना दो, तो 4 DU तो यहाँ चला गया, अब एक DU बचा है। तो देखो ऑक्सीजन भी और एक डबल बॉन्ड भी लगाना है, मतलब C डबल बॉन्ड O होगा। ठीक है, कार्बन देखो 6 तो यहाँ होगा एक साथ। अब ये एल्डिहाइड भी हो सकता था, कीटोन भी हो सकता था, बट तुम्हें याद होना चाहिए कि जब फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन करता है RMgX से तो 1 डिग्री का अल्कोहल मिलता है। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अगर कोई एल्डिहाइड रिएक्शन करता है RMgX से तो 2 डिग्री का अल्कोहल मिलता है, और अगर कीटोन RMgX से रिएक्शन करता है तो 3 डिग्री का अल्कोहल मिलता है। तो मतलब हमारे को 3 डिग्री का अल्कोहल चाहिए तो ये 100% कीटोन ही होगा, तो ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाई RMgX से, मतलब C2H5 माइनस MgX+। ठीक है, तो अब क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफाइल जाएगा यहाँ अटैक करेगा, तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। कैसा, इधर C2H5। ठीक है, अब लुकास रिएजेंट डालते हैं तो OH ग्रुप किस में रिप्लेस हो जाता है, Cl में, तो ये OH ग्रुप किस में रिप्लेस हो जाएगा, Cl में। ठीक है, Cl बढ़िया से लिख देता हूं मैं। अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन नजर आ रहा है, सेकंड वाला ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन ऐसा ही है, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन देखो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है हमारा, किससे आया हुआ क्वेश्चन है, NCERT के ऊपर। अब देखो यहाँ पर देखो कुछ चीजें तो मुझे याद भी है, जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर में हम लोग ये एलिटाइम का यूज करते हैं, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा आर्टिफिशियल स्वीटनर माना जाता है, लगभग 2000 गुना ज्यादा स्वीट होता है ये शुगर के कंपैरिजन में। ऐसे हम लोग बात करें जैसे एंटी फर्टिलिटी में हम लोग नोवेस्ट्रॉल का यूज करते हैं, एंटी फर्टिलिटी में इसका यूज करते हैं नोवेस्ट्रॉल का। ठीक है, और ये ट्रैंकुलाइजर क्या होता है, ये बॉडी को सुन्न करने के काम आता है ना।
ट्रैंकुलाइजर में हम लोग वैलियम का यूज करते हैं, और ऐसे एंटासिड में ये थर्ड वाला यूज करते हैं। देखो ऑप्शन देखो कैसे बैठ रहे हैं। इसके लिए तो फोर्थ आ गया, एक सेकंड पेन छोटा कर लेता हूँ। फर्स्ट वाले के लिए आ गया फोर्थ, सेकंड वाले के लिए आ गया थर्ड, इसके लिए आ गया सेकंड, और इसके लिए आ गया फर्स्ट। थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, ए मेरा आंसर हो जाएगा। समझे? देखो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था ये, मतलब इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं होती, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि भैया हाँ कि यार अगर एलिटम स्वीटनर है तो है। अब इसमें मैं क्या बताऊं, समझे? अगेन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू फॉर मीथेन? मीथेन कॉज अ बोथ फोटोकेमिकल स्मोक एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो देखो अगर हम लोग स्मोक की बात करें तो स्मोक जो होता है मेरा वो दो तरह का होता है ना। एक तो होता है कौन सा, एक तो होता है फोटो केमिकल स्मोक, और एक होता है रिड्यूसिंग स्मोक, है ना। जो फोटोकेमिकल स्मोक होता है ना उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग स्मोक भी बोलते हैं, इसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग स्मोक भी बोल सकते हैं। अब जो मेरा ये ऑक्सीडाइजिंग या फोटोकेमिकल स्मोक होता है किससे मिलकर बना होता है? ये बना होता है स्मोक प्लस फॉग प्लस हाइड्रोकार्बन प्लस नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO, है ना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। और जो रिड्यूसिंग स्मोक होता है किससे मिलकर बना होता है? स्मोक प्लस फॉग प्लस SO2, ऐसा ही कुछ होता है, इनसे मिलकर ये बना होता है। तो ये फोटोकेमिकल स्मोक में भी मीथेन की जरूरत होती है, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी ये हमारे लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। मतलब इट इज स्ट्रॉन्गर ग्लोबल वार्मिंग गैस देन CO2। CO2 से तो बहुत ज्यादा पावरफुल ग्लोबल वार्मिंग गैस है कौन? मेरी मीथेन। तो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, ठीक है। मीथेन इज फाउंड इन पैडी फील्ड्स, यस, जो हमारे पैडी फील्ड्स होते हैं उसमें मीथेन हमें मिल सकता है, ठीक। मीथेन इज अ पार्ट ऑफ रिड्यूसिंग स्मोक, तो हम लोग बोलेंगे नहीं, मीथेन को तो हमने किसका पार्ट मान लिया? हाइड्रोकार्बन, मतलब ये तो ऑक्सीडाइजिंग स्मोक का पार्ट है, तो होगा फॉल्स। तो स्टार्टिंग के 3 ट्रू है, मतलब S1 S2 S3, तो फर्स्ट मेरा आंसर आ जाएगा। समझे? फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, एनसीईआरटी बेस्ड था एकदम। अब देखो इसमें क्या बोला है कि ए क्या हो गया, तो बड़ा इजी है। NaNO2HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर अमीन में डालते तो क्या बन जाता है? बहुत इजी है कि हमारे को बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइएजोनियम का कैटायन ये बोल सकते हैं, ये मिलेगा। अब यहां पर ये है हमारे पास ए के बाद इसमें ये डाला, तो यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफाइल है, यहां पर ये ग्रुप है, एक ऐसा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, तो ऑर्थो पे तो मेजर प्रोडक्ट बनता नहीं है, तो ये जाके पैरा पे जाके कनेक्ट हो जाएगा। तो देखो इसके पैरा पे जाके कनेक्ट होगा तो कैसा बनेगा? ऐसा। तो ए तो सिंपल था और बी ये था, तो ये सेकंड वाला आंसर आ जाएगा। समझे? बहुत इजी क्वेश्चन था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, पहले में बेंजीन डाइएजोनियम बनाना था, वो तो आसान था बहुत। नेक्स्ट, ये है, इससे रिएक्शन कर रहा है, ऐसा बन रहा है, ठीक है। द मोल्स ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड, मतलब ये रिक्वायर्ड टू फॉर्म 23 ग्राम ऑफ ट्राई इथाइल बेंजाइल अमोनियम, ये इसके 23 ग्राम बनाने, तो पहले तो इसके मोल निकाल लो। इसके मोल अगर तुम लोग निकालोगे तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ना वो 230 होता है, ठीक है, मेरे को पता है। तो 0.1 मोल आ गए। तो इसके कितने मोल चाहिए? तो देखो इसका अगर मैं रिएक्शन लिखूं बैलेंस्ड रिएक्शन, तो क्या होगा? यहाँ पर तो है ऐसा NH2, और ये मुझे 3 CH3Br चाहिए होंगे। ये कैसे पता लगा 3 चाहिए होंगे? अरे यार देखो तो सही, यहाँ पर एक CH3 ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 कहाँ से आए होंगे? यहाँ से तो आएंगे जब 3 CH3Br होंगे तब। और उसके बाद क्या बन गया? ये एज इट इज इतना बड़ा जो प्रोडक्ट है वो बन गया, है ना। कौन सा? ये वाला प्रोडक्ट। अब देखो इसका 3 मोल से इसका 1 मोल बनता है ना, सिंपल है। इसके 3 मोल से इसका 1 मोल बनता है। अब इसका मुझे कितना बनाना है? 0.1 मोल, ठीक है। तो इसका कितना मोल चाहिए होगा? 0.3 मोल। तो कितना मोल चाहिए मिथाइल ब्रोमाइड का? मिथाइल ब्रोमाइड का 0.3 मोल चाहिए। तो इसने पूछा है कि इसको इस फॉर्म में लिखो, 3 × 10⁻⁻1 मोल। तो n की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? n की वैल्यू सिंपली n की वैल्यू हमारी 3 आ गई। समझ रहे हो? चलिए नेक्स्ट।
C3H6O कैन शो चेन, पोजीशन, फंक्शनल और मेटामर एंड पोजीशन। अब देखो पहले तो है क्या स्ट्रक्चर है C3H6O, इसका अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तुम लोग निकालोगे तो वो आएगा कितना, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आएगा, है ना। मतलब एक इसमें क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, ऐसा कुछ। तो ये देखो 3, इसको तुम कैसे कैसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, हाँ ऐसे बना सकते हो क्या, हाँ। बट ये वाली फॉर्म को एज ए आइसोमर या फिर एज ए अल्कोहल हम लोग काउंट नहीं करते, क्यों, क्योंकि ये तो इनॉल फॉर्म में कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ये कीटो फॉर्म में कन्वर्ट भी हो जाती है तो इसको अगर हम लोग कीटो फॉर्म में कन्वर्ट भी कर दें तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, ऐसे। तो एक तो ये रहा, एक ये रहा, ये तो इनॉल फॉर्म है, तो कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, इसको तो हम काउंट करेंगे नहीं। तो ये दोनों का क्या रिलेशन हुआ, ये अगर इन दोनों को अगर हम लोग देखें तो ये ना ही चेन आइसोमर है ना ही पोजिशनल आइसोमर, ये तो फंक्शनल आइसोमर है। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका देखो और बताता हूं मैं, दूसरा तरीका क्या है, डीओ हमारा बना गया था। अब इसको देखो या तो ऐसे बना सकते हो या ऐसे बना सकते हो। तो ये दोनों भी क्या है, एक कीटोन है और एक एल्डिहाइड है, ये भी फंक्शनल आइसोमर है। तो यहां से भी प्रूव हो गया कि फंक्शनल आइसोमर ही होगा, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, समझ गए। चलो नेक्स्ट, अगेन सिंपल क्वेश्चन। एल्कोहलिक KOH का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन में एल्कोहलिक KOH ले लेते हैं बीटा एलिमिनेशन के अंदर। बीटा एलिमिनेशन क्या होता है, कुछ ऐसा होता है ना, ये एल्डिहाइड के एल्डिहाइड क्या हैलाइड के रेस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन या बीटा पोजीशन, यहां से ये H चला जाता था, इसलिए बीटा एलिमिनेशन में हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन में यूज करते थे। PDBSO4 क्या होता है, लिंडर रिएजेंट होता है ना, लिंडर कैटलिस्ट। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ये तो थर्ड है और ये सेकेंड। BHC क्या होता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। यहाँ पर Cl ऐसा लग जाएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपली एडिशन ही तो हुआ बेंजीन के ऊपर, तो ये एडिशन है मतलब फोर्थ। अब ये पॉलीएसिटाइलिन इलेक्ट्रोड फॉर्मेशन। अब इस चीज के बारे में अगर हमें पता भी नहीं होगा तो हमें पता है कि पॉलीएसिटाइलिन इलेक्ट्रोड फॉर्मेशन में यूज होता है, या फिर हम लोग रिजेक्शन के मेथड से भी कर सकते हैं कि भाई 3 हमने मैच करा दिए तो ये तो इससे ही मैच होगा, मतलब ये फर्स्ट। तो थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट, थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट, थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट, थर्ड वाला मेरा आंसर आ जाएगा, समझे। ओके नेक्स्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन है। साइनाइड जो CN ग्रुप होता है उसका एक बार पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराया, फिर उसके बाद कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाए। अब देखो CN का जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं हम लोग, जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, क्या पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो बनता है हमारे को क्या, अमाइड मिलता है। फिर उसके बाद अगर इसका और फर्दर हम लोग हाइड्रोलिसिस करवा दें तो हमारे को एसिड मिल जाता है। फाइनली एसिड मिल गया है। ए क्या मिला, पार्शियल हाइड्रोलिसिस वाला प्रोडक्ट पूछा है, वो ए होगा, क्या होगा, अमाइड। सिंपल क्वेश्चन था बहुत। केमिकल यूज टू डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट इन एल्यूमिना। तो देखो जब हम लोग पढ़ते हैं हॉल हेराल्ड प्रोसेस, उसमें हम लोग बोलते हैं कि एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करने के लिए, उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हम उसमें क्रायोलाइट मतलब Na3AlF6 या फिर हम लोग उसमें फ्लोर्सफार CaF2 ये सब मिलाते हैं। मतलब क्रायोलाइट सिंपल एकदम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था। अगर मेटलर्जी की थोड़ी ठीक ठाक भी पड़ी होगी तो भी ये हो जाएगा ना, काफी पॉपुलर मेथड है हॉल हेराल्ड प्रोसेस। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन दिस। अब देखो यहाँ पर पोटेशियम में तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, ऑक्सलेट में अनपेड इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, ठीक है। जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं कुछ एक आध लिगेंड में ही होते हैं, जैसे NO में हो गया, है ना, जैसे O2 ऑक्सीजन में हो गया, इन सब में हम लोग मानते हैं। अब यहाँ पर देखो अगर हम लोग बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो यहाँ पर क्या है, CrOX होल थ्राइस, इसको लिख देंगे 3-। क्रोमियम का X मान लिया, +3 ऑक्सलेट है, एक के ऊपर -2 का चार्ज होता है, इक्वल टू -3। तो यहाँ से क्रोमियम आ जाएगा मेरा, X आ जाएगा +3 में। अब क्रोमियम वैसे होता है क्या, क्रोमियम इज 3d5 4s1। क्रोमियम 3+ क्या होगा, क्रोमियम 3+ होगा, एक यहाँ से गया, 2 यहाँ से गया, 3d3, ठीक है। अब वही है कि नीचे पहले T2G में इलेक्ट्रॉन फिल करो, फिर ऊपर EG में इलेक्ट्रॉन फिल करो। अब T2G में पहले 3 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, फिर ऊपर EG में जाएगा,
T2G में ही तीनों अनपेड इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 3। सिंपल। डायटोमिक कंपाउंड AX हैज बॉन्ड ऑर्डर दिस, बोथ A and X आर एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। अब देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे, ओके सिंपल क्वेश्चन है ये, सेकेंड पीरियड ये वगैरह इससे बिना इसके भी हो जाएगा। अगर तुमने MOT थोड़ी बहुत भी ध्यान से पढ़ी है तो तुम्हें पता होना चाहिए, एक तो इलेक्ट्रॉन नंबर 14 पर हम लोग कितना बॉन्ड ऑर्डर मानते हैं, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 हो तो बॉन्ड ऑर्डर मानते हैं 3, है ना। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मेरा 15 हो जाए तो बॉन्ड ऑर्डर क्या मानते हैं हम लोग? 2.5। 16 हो जाए तो बॉन्ड ऑर्डर क्या मानते हैं? 2। ऐसा ही बोला है। अब देखो इसने बोला है डाई एटॉमिक कंपाउंड AX हैज बॉन्ड ऑर्डर 2.5, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 15। या फिर हम लोग जो कंपाउंड है उसके बारे में बोल सकते हैं कि कंपाउंड मान लो मेरा NO होगा, NO मेरा कंपाउंड है, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 15 और बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5। समझ गए? अब देखो यहाँ पर AX अलग अलग कंपाउंड बोला गया है, इसलिए मैंने ऐसा बना दिया है, इसलिए मैं 15 की तरफ गया हूं, 13 की तरफ इसलिए नहीं बोला क्योंकि AX बोला है, सेम कंपाउंड नहीं है, मतलब डायटोमिक मॉलिक्यूल है बट वो होमो एटॉमिक नहीं, हेट्रो एटॉमिक है, क्योंकि AX हमें लिख के दिया ना, इसलिए मैं 15 की तरफ आया हूं, 13 की तरफ नहीं गया। तो 15 मेरा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। हाँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन क्या बोला देखो, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, ये तुम्हें दिख रहा है कि एक बार रिकॉर्डिंग में देख लेता हूं मैं, दिख रहा है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांस आइसोमर ऑफ दिस, इसका ट्रांस बनाना है। तो देखो निकल का ट्रांस क्या हो सकता है, इसका ट्रांस कि ये दोनों Br अपोजिट साइड में और PPS3 अपोजिट साइड में हो। ट्रांस तभी तो होगा जब Br अपोजिट में, या तो Br ऐसे अपोजिट आ जाए या ऐसे आ जाए, कैसे भी लिख दो। तो ऑप्शन में ही देख लेते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पर अपोजिट आ रहे हैं, ये हो सकता है, यहाँ पर अपोजिट आ रहे हैं, ये भी हो सकता है, यहाँ पे तो सेम साइड आ रहे हैं, ये नहीं होगा, यहाँ पर भी सेम साइड आ रहे हैं, ये नहीं होगा, मतलब आंसर फर्स्ट या सेकंड में से एक होगा। अब सेकंड बात करी है कि मेरिडियोनल आइसोमर होना चाहिए इसका। अब देखो जैसे इसको मान लेते हैं Ma3B3, है ना, NH3 को A मान लिया, NO2 को B मान लिया। तो इसमें होता है क्या है, कुछ ऐसा होता है देखो, या फिर वैसे ही बना देते हैं कि मेटल है A ऐसा हो, B ऐसा हो। अगर कुछ ऐसा हो कि ये तीनों B एक फेस पर आ रहे हो ऐसे, या फिर ये तीनों A एक फेस पर आ रहे हो ऐसे, तो जब ऐसा कुछ बनता है तो इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं? फेशियल। ये तो क्या है मेरा? फेशियल की ये एक फेस पर आ रहे हैं या फिर ये एक फेस पर आ रहे हैं, ये तो हो गया फेशियल, ठीक है। अब इन दोनों में से देखो फेशियल कौन सा है? फेशियल होगा वो मेरिडियोनल नहीं होगा। तो यहां पर देखो ये तीनों एक ही फेस पर आ रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं ये वाले, ऐसे ही ये एक ही फेस पर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो फेशियल है, मतलब ये आंसर होगा नहीं। अब इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी आ जाए, जैसे मान लो मैं एक पॉसिबिलिटी और बना के बताता हूं तुम्हें, MAA, ये होता है मेरिडियोनल। जब एक तीनों को मिलाकर अगर एक फेस बनाओ और वो फेस अगर सेंटर से पास हो जाए, मेटल से पास हो जाता है, तो उसको हम लोग मेरिडियोनल बोलते हैं। इसमें देखो तीनों को मिलाकर फेस बनाए ना, ये कभी मेटल से पास नहीं हो रहा, तो इनका जो फेस जब मेटल से पास नहीं होता तो फेशियल होता है, और जब मेटल से पास हो जाता है तो मेरिडियोनल होता है। जैसे इसमें देखो ये देखो ये फेस NO2 को मिला के एक फेस बनाए तो मेटल से पास हो रहा है ना, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं? मेरिडियोनल। ऊपर वाले में देखो क्या हो रहा है, ये जो फेस है ये कुछ ऐसा है, ये नीचे वाला फेस है वो कुछ ऐसा है, तो वो मेटल से पास नहीं हो रहा, वो फेशियल है, वो अपने एक अलग फेस बना रहा है। बाकी सिंपल सी बात ये है, फेशियल मेरिडियोनल में क्या है, अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, MA3B3 में मिलता है फेशियल मेरिडियोनल। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर मेरा सेकंड हो जाएगा, फर्स्ट नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट वाला तो क्या है, अच्छा मैंने गलत जोड़ दिया, यहाँ पर ये नीचे आएगा ना, और ये ऐसे ऊपर कनेक्ट होगा। फर्स्ट वाला तो फेशियल है ना, सेकंड वाला मेरिडियोनल है। नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल प्रोड्यूस फ्रॉम द कंप्लीट कंबशन ऑफ 3 ग्राम ईथेन, ठीक है। तो देखो ईथेन क्या होता है? C2H6, इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2CO2 + 3H2O, है ना, 3 और 4 7,
तो 7/2। 3 ग्राम है ये, इसका मोल निकाल लो, पहले इसके मोल निकाल लो। 3 ग्राम है ना, तो कितना मोल होगा? 3 डिवाइडेड बाय समथिंग कुछ करना पड़ेगा, कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं। C2 कितना होता है? 24 + 6 30 है ना। अच्छा तो सिंपल है, मैं इतना क्यों कर रहा हूँ? 0.1, इसका 0.1 मोल से इसका कितना मोल बनेगा? 0.3 मोल, क्योंकि 1 मोल एथेन से 3 मोल H2 बन रहा है ना, तो 0.1 से 0.3 मिलेगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए 0.3 इंटू Na, मतलब 6 इंटू 10⁻23, मतलब 18 इंटू 10⁻22। और इसी फॉर्म में हमें देना था, तो n का वैल्यू कितना आ गया? n का वैल्यू यहाँ से आ गया 18। n का वैल्यू ही हमें डिटरमाइन करना था, समझ गए? अगेन देखो क्या है, अब देखो कुछ कुछ चीजें तो हमें पता है, जैसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग एज ए एंटासिड यूज करते हैं, ठीक है। और कैल्शियम ऑक्साइड तो एक मेजर कंपोनेंट होता है किसका? हमारे सीमेंट का। और COCl2 में क्या होता है? ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, इसका नाम तो नाम ही ब्लीचिंग पाउडर है, OCl- आयन देता है, जो ब्लीच में यूज होता है, ठीक है। तो ये ब्लीच में यूज हो गया। तो देखो कैसे ये हुआ है कनेक्ट, ये P, ये S, ये Q और ये R, PSQR। फर्स्ट ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, समझे? नेक्स्ट, विच सबशेल हैज 2 रेडियल नोड एंड नो एंगुलर नोड। नो एंगुलर नोड का मतलब क्या होता है? नो एंगुलर नोड का मतलब L का वैल्यू 0 है, मतलब S होना चाहिए। S में नो एंगुलर नोड होता है, तो P वाला तो हमारा आंसर नहीं आएगा, सिर्फ S वाला ही होगा। विच सबशेल हैज 2 रेडियल नोड, मतलब n - L - 1 कितना हो? 2। तो n - L का वैल्यू तो ऑलरेडी 0 हमने मान ही लिया, क्योंकि बोला नो एंगुलर नोड, -1 = 2, तो n का वैल्यू यहां से कितना आ गया है? 3। तो 3 होना चाहिए n का वैल्यू, और L का वैल्यू हो 0, तो ये मिलकर क्या बनाएगा? 3s। 3s कौन होता है? 3s फर्स्ट वाला मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ ए गिवन रिएक्शन यूजिंग द एक्सपेरिमेंटल डेटा। अब देखो कैसे करना है हमें ना, ध्यान से समझो। हमें पता है कि जो रेट होगा वो किसके इक्वल होगा? K × NO2 की पावर में x, Cl2 की पावर में y। x और y की वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखो यहां पर जब NO2 का तो वैल्यू सेम रखा है ना, कंसेंट्रेशन NO का, सॉरी NO2 नहीं NO, Cl2 को कंसेंट्रेशन डबल किया, तो इनिशियल रेट भी अप्रॉक्स डबल हो गई, है ना, कि रेट डबल हो जाती है जब Cl2 का कंसेंट्रेशन भी डबल करते। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई, क्या? y की वैल्यू तो 1 होगी, मतलब इसकी पावर में 1 आएगा, कि भाई जब इसकी कंसेंट्रेशन डबल कर रहे तो सिंपली रेट भी डबल हो रही, तो ऑब्वियसली पावर तो 1 होगी, तो y1 आ गया, ठीक। अब फोकस सिर्फ इस पे करो, है ना। Cl2 का कंसेंट्रेशन सेम रखा है, इसकी कंसेंट्रेशन डबल करी है, तो रेट कितना हो गया? 4 टाइम्स। अब तुम सोचो NO की कंसेंट्रेशन डबल करे, Cl2 की तो सेम रखी है, कांस्टेंट रखी है, NO की कंसेंट्रेशन डबल करी तो रेट क्या हो गया? 4 टाइम्स हो गया। तो x की वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियसली x की वैल्यू 2 होनी चाहिए, कि जब इसकी कंसेंट्रेशन को डबल करूंगा तो रेट 4 गुना कब होगा? जब NO की पावर में 2 हो। तो यहां से ओवरऑल ऑर्डर कितना आ गया? x + y होगा ओवरऑल ऑर्डर, जो होगा 2 + 1 मतलब कि 3, समझे? हाँ, 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए वीक एसिड फ्रीजेज एट दिस, ठीक है। KF पूछा, दे रखा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें पूछा है। तो देखो हमें क्या पता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू I × KF × M। डेल्टा TF कितना दे रखा है? 3.885, I पता नहीं, KF 1.85, M है 2। तो यहां से पहले I निकाल लेते हैं। I देखो कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा। I क्या होगा? 3.885 डिवाइडेड बाय 1.85 डिवाइडेड बाय 2, तो I आ गया 1.05। अब देखो हमें क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा जो एसिड है ना वो कैसा है। अब हमें कुछ नहीं दे रखा था, तो ऑब्वियसली हमारा सबसे बेसिक एसिड क्या होता है? मोनोबेसिक एसिड, कि वो HA की फॉर्म का एसिड है। तो कितने आयन दे सकता है वो? H+ और A-, 2 आयन दे सकता है वो, मतलब N का वैल्यू यहाँ पर 2 आएगा। तो I = 1 + N - 1 अल्फा = 1.05। तो
तो 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1.05, तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 0.05, है ना। इस फॉर्म में लिखना है तो इसको क्या लिखेंगे 5 इंटू 10⁻²। अब x का वैल्यू पूछा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, सिंपल, कितना आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगेन वही एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहले देखो एंटी कैंसर ड्रग, ये तो तुम्हें पढ़ाया जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, क्या होता है सिस्प्लेटिन, मतलब PTNH3 होल ट्वाइस Cl2, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, मतलब प्लेटिनम हमारा उसमें मेन यूज होगा ना। तो ये फोर्थ। क्लोरोफिल तो बहुत पॉपुलर है, मैग्नीशियम का एक जाइंट स्ट्रक्चर होता है क्लोरोफिल, है ना। कहाँ यूज होता है, फोटोसिंथेसिस में हम लोग यूज करते हैं। ऐसे ही विटामिन B12 क्या होता है, कोबाल्ट का एक जाइंट स्ट्रक्चर होता है विटामिन B12। ग्रप्स रिएजेंट रुथेनियम का जाइंट स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर इतने बड़े होते हैं कि मैं मतलब बना नहीं सकता, ठीक है। 4321 ए मेरा आंसर आ जाएगा। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था। pH ऑफ अ बफर सॉल्यूशन इज दिस। पहले तो pH का फॉर्मूला लिख देते हैं, pH इक्वल टू pK प्लस लॉग सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। pH कितना दे रखा है 5.74 इज इक्वल टू pK 4.74 प्लस लॉग concentration of acid is 1, concentration of salt we have to find out ना, तो ये x लिख देता हूँ, तो ये आएगा इधर जाके 1 इक्वल टू लॉग x, तो x का वैल्यू कितना आ गया 10 m, तो 10 मेरा आंसर आ जाएगा, समझे। फास्फोरिक एसिड रिएक्ट विथ PCl3 टू गिव, आज सिंपल रिएक्शन है कि जो फास्फोरिक एसिड होता है H3PO3 उसके रिएक्शन करते हैं हम लोग PCl3 से, है ना। तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है H4P2O5 और साथ में HCl मिलता है। बैलेंस नहीं कर रहा मैं रिएक्शन को, वैसे ही बता रहा हूँ, H4P2O5 मिलता है, ठीक है। अब पूछा है कि जो A मिलेगा, दिस इज A, हाउ मैनी, क्या है, फास्फोरिक एसिड रिएक्ट विद PCl3 टू गिव A, हाउ मैनी हाइड्रोजन इन देयर A, आयनाइजेबल H प्लस पूछा है ना इन A। तो अब देखो यहां पर H4P2O5 है, तो इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं पहले मैं, एक बार देख लेना स्ट्रक्चर सही है क्या, ऐसा होगा। अब कितने आयनाइजेबल H प्लस है, 2, ये दोनों H ही आयनाइजेबल आयनाइज हो सकते हैं H प्लस की फॉर्म में, तो 2 वाला कोई ऑप्शन है क्या, हाँ है ये वाला, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। एलिमेंट A क्रिस्टलाइजेज इन HCP लैटिस, ठीक है। एलिमेंट M ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ TV, डिटरमाइन द फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। तो देखो सबसे पहले तो देखो HCP जो होता है उसमें Z का वैल्यू कितना होता है, वो होता है 6, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। तो TV कितने होंगे, टेट्राहेड्रल वाइट वो 2Z के इक्वल होंगे, मतलब 12 के इक्वल, ऐसे होता है TV 2Z और OVZ के इक्वल। तो A तो कितना है उसमें 6, ठीक है, क्योंकि वो HCP लैटिस बना रहा है। M कितना होगा, M होगा सिंपली 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, मतलब 2/3 ऑफ 12, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 4 8, M8 A6 और सिंप्लीफाई करें तो M4 A3, फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा। और रिएक्शन में बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, रिएक्शन का डेल्टा H पूछा। अब देखो इस रिएक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, हमारे पास देखो क्या है, C2H6 है, ठीक है, वो जा रहा है और किस में जा रहा है, C2H4 प्लस H2, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, पहले तो सारे बॉन्ड ब्रेक कर लेते हैं और क्या बना लेते हैं 2C प्लस 6H। तो इन बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी क्या होती है, देनी पड़ती है। तो एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, एक तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करना है तो एक तो 340 की एनर्जी देनी पड़ेगी, प्लस 6 CH बॉन्ड ब्रेक करने, CH बॉन्ड 6 है ना, तो 6 इंटू 411, 6 इंटू 411 ये एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जितना देना है वो देख लेते हैं, एनर्जी देनी कितनी पड़ी, तो 6 इंटू 411 प्लस क्या है
340 2806 इतना देना पड़ा। ठीक है, अब ये सब मिलके ये सारे बॉन्ड बना रहे हैं, तो बॉन्ड का क्या होगा, यहाँ फॉर्मेशन होगा। बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। कितनी एनर्जी रिलीज होगी, वो नेगेटिव में होगी। तो माइनस में 602, कार्बन कार्बन का एक बॉन्ड है। ठीक है, माइनस में 4 × 411, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एक बॉन्ड है, तो माइनस में 432। इतनी सारी एनर्जी मेरी रिलीज हो जाएगी। माइनस का मतलब ये होता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। तो देखो हुआ कितना, 602 + 4 × 411 + 432, तो हमारे को माइनस में 2678 मिला। मतलब इतनी एनर्जी दी, इतनी एनर्जी रिलीज हुई। तो ओवरऑल एनर्जी क्या होगी, हमें देनी पड़ेगी। कितनी देनी पड़ेगी, ओवरऑल हमें देनी पड़ेगी 2806 - 2678, है ना, तो 128 आएगा। अब एनर्जी का लेन देन कितना होगा देखो ना, इतनी तो दी, इतनी रिलीज हुई, तो ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल हमें इतनी देनी पड़ी -128 प्लस में ना 128, मतलब इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। ऑब्वियसली ये रिएक्शन जो हो रही है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि हमें एनर्जी देनी पड़ रही है। तो किलोजूल पर मोल में हमारा आंसर आ जाएगा 128। समझे? कैलकुलेट द डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन। तो देखो सबसे पहले तो इसका ई सेल निकाल लो, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल क्या होगा, ई नॉट ऑफ कैथोड कौन सा वाला, SRP वाला, माइनस ई नॉट ऑफ एनोड कौन सा वाला, SRP वाला। ठीक है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड पर होता है, रिडक्शन होता है वो कैथोड पर होता है। तो रिडक्शन वाला लिख लो 0.77 माइनस, ये भी रिडक्शन की फॉर्म में दे रखा है 0.53, तो कितना आएगा, यह आएगा 4, यह आएगा ना 53, यहाँ लिखा तो 4 और 2, ठीक है 0.24 वोल्ट आ गया। ये आ गया मेरा ई सेल। अब डेल्टा जी निकालना है रिएक्शन का, तो रिएक्शन का ई सेल निकालिए, तो डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF ई नॉट सेल। ठीक है, डेल्टा जी क्या होगा, -N, N कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ, देखो यहाँ पर +3 से +2 में गया, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, पर एक नहीं, क्योंकि आगे 2 भी लगाए तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए। -2 से 0 में गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए होंगे, सॉरी इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, Fe वाले ने, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो 2 आएगा ये इंटू 96500 इंटू 0.24। तो ये करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कैसे करके देख लेते हैं, 2 इंटू 96500 इंटू 0.24। तो डेल्टा जी जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस में 46320। अब यूनिट हमें मेंशन नहीं करी है, तो ये तो जूल में आ रहा है ना, किलो जूल में पूछा होगा तो 1000 से डिवाइड करके हम लोग बता देंगे, समझे। नेक्स्ट, अगेन इस क्वेश्चन में क्या है, जो भी प्रोसेस है उनके क्या बोले हैं, उनके ये इस साइड में उनके वो दिए हैं, क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट दिए हैं ना। जैसे कि डीकॉन प्रोसेस होता है, डीकॉन प्रोसेस की बात करते हैं। डीकॉन प्रोसेस में क्या होता है कि हमारा जो HCl होता है वो O2 से रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 और क्या बनाता है Cl2। ठीक है, तो ऐसे ही डीकॉन प्रोसेस के लिए R सही हो जाएगा। ऐसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, तो पॉपुलर प्रोसेसेस में V2O5 का यूज करते हैं। और हाइड्रोजिनेशन होगा, हाइड्रोजन में तो निकल वगैरह यूज करते हैं, हमें पता है, तो हाइड्रोजन के लिए S। और क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन में हम लोग GSM5 का यूज करते हैं, ZSM5 का, तो ये आएगा P, QRSP फर्स्ट मेरा आंसर आ जाए, समझे। नेक्स्ट, अगेन ये थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा दिक्कत वाला क्वेश्चन है। कैसे, देखो पहला ऑप्शन लिखा है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को जब तुम हीट करते हो, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को जब तुम हीट करते हो तो हमें मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड मिलता है, साथ में CO2 मिलता है, ऐसा कुछ होता है। तो पहला वाला तो फॉल्स है। अब जो सेकंड स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू NCERT वो ट्रू है, क्योंकि NCERT में एग्जैक्ट लाइन क्या लिखी है, NCERT में क्या लिखा है एग्जैक्टली वो मैं बता देता हूँ। NCERT में लिखा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैज ग्रेटर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देन MgCO3, ये NCERT में लिखा हुआ है एग्जैक्टली सेम, मतलब अकॉर्डिंग टू NCERT ये ट्रू है। क्या, मैं बार बार बोल रहा हूं, बात ध्यान से सुने, अकॉर्डिंग टू NCERT
सेकंड वाला स्टेटमेंट ट्रू है, बट ये वैसे सही नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में आंसर देना पड़ेगा क्योंकि जेईई मेन का पेपर है। तो रीजन इज करेक्ट बट असर्शन इज रॉन्ग। तो फोर्थ आंसर हम लोग देंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर विच गिव्स टू रिड्यूसिंग शुगर। बायोमोलिकुलर बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डाइसैकेराइड में हम लोग बात करें तो जो हमारा सुक्रोज होता है ना वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है डाइसैकेराइड में बात करें। और उसका अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करें, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हटाए, हाइड्रोलिसिस करें हम लोग, तो हमको क्या देता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के दोनों ही क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर विच गिव्स टू रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो कि हमें 2 रिड्यूसिंग शुगर देता है ऑन हाइड्रोलिसिस। समझे। तो चलिए बच्चों, हमने मेमोरी बेस्ड पेपर देखा आज 18 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, चलिए थैंक यू।